हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अचीवर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एस्टेट 2023 इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिफाइन करेंगे। देखिए, अभी तक हमें वेट था कि सिलेबस डिफाइन होकर आएगा, एक तरीके से हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी तक एस्टेट का कोई सिलेबस नहीं है। तो अभी तक जब सिलेबस का हमने वेट था तो सिलेबस अभी तक नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हम जिस पैटर्न से पहले पढ़ते थे उसी पैटर्न से हम आगे काम करेंगे। क्योंकि हो सकता कि एकदम से अगर जब फॉर्म निकले उनके साथ ही वो सिलेबस दे दे, तो तब तक तो आप इतना कम समय मिलता है, उस इतने कम समय में आप अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे। वैसे भी जो आप एस्टेट की तैयारी करते हो तो उसमें भी एक आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होता। तो जब आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ते हो तो अगर सिलेबस आता भी है तो उन्हीं जो टॉपिक्स को आप करते हो उन्हीं में से वो सिलेबस आएगा। तो सिलेबस कोई ऊपर से नहीं आने वाला कि पता नहीं क्या आ जाएगा। तो जो जो टॉपिक आप पढ़ते हो, टॉपिक्स आप पढ़ते हो, उन्हीं में से सिलेबस बनेगा। तो आज आपका क्या है, आप इकोनॉमिक्स एस्टेट के लिए आए हो यहाँ पर। तो एस्टेट के अंदर जो इकोनॉमिक्स आती है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि उसमें 5 से 6 सब्जेक्ट जो हैं वो मेन रहते हैं। तो चलिए पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं कि जो एस्टेट है वो 3 लेवल पर होता है। एक होता है पीआरटी लेवल पर। पीआरटी के अंदर क्या होता है, 1 to 5 क्लास तक जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना होता, और इसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जेबीटी की हो, या वो 12th करके कर सकते हैं जेबीटी, या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। सेकेंड टीजीटी आता है, वो आता है 6 to 8। तो यहाँ पर आपका बीएड और जो ग्रेजुएशन है वो होना जरूरी है। वो बीए भी हो सकती है, बीएससी भी हो सकती है, बीकॉम भी हो सकती है। फिर उसके बाद आता है पीजीटी। पीजीटी आता है आपका 9 to 12। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि 9 से लेकर 9 से लेकर 12 तक के, 12th क्लास तक के, तो इसके लिए जो आप पीजीटी में अप्लाई करोगे तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने पीजी की हो, वो किसी में भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, और साथ में आपकी बीएड भी हो। तो ये एक तरीके से इस तरीके का ये क्राइटेरिया है। उसके बाद जो आपका पेपर आता है वो आता है आपका 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से कॉमन सेक्शन होगा तीनों लेवल पर। जो कॉमन सेक्शन होगा वो होगा आपका 90 मार्क्स का। जो आपका फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है वो आता 60 मार्क्स का। तो हम जो फोकस करेंगे, हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर, जो आपका 60 मार्क्स का था। जिस स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट अच्छा होता है यहाँ से वो फिर भी क्या कर लेता है, इस एस्टेट को निकाल लेता है। देखिए, कॉमन भी आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो वहां अगर आप कम पढ़ते हो तो भी आपका एस्टेट हो जाएगा। इस कॉमन सेक्शन में आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आती है आपकी 30 मार्क्स की। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी आती है आपकी 15 मार्क्स की। इंग्लिश भी आपकी 15 मार्क्स की आती है। मैथ जो होता है वो 10 मार्क्स का आता है। रीजनिंग आती है वो भी 10 मार्क्स की आती है, और जो हरियाणा जी की आती है वो भी कितना आती है, 10 मार्क्स की। तो देखिए 10 10 10 कितना हो गया, 30। और यहाँ से जो हिंदी और इंग्लिश है वो भी कितने के हो गए, 30। तो कितने हो गए टोटल मिलाकर, 90। तो 19 मार्क्स में ये आपका एक कॉमन सेक्शन में ये रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टेट के सिलेबस को हम एक पीपीटी के द्वारा। तो आप ध्यान से देखिएगा लास्ट तक इस वीडियो को, आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जरूरी है कि जो आप पढ़ते हो वो जो आपको पढ़ना वो तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हमें नहीं पढ़नी होती, तो उनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना है जो आपके लिए जरूरी है अगर आप एस्टेट पास करना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। टॉपिक है आपके। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो इकोनॉमिक्स आपकी वो कितनी आएगी, आपकी 60 मार्क्स की आएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट नहीं आते हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ सिलेबस कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, उसके बाद आपका मैक्रो आएगा, पब्लिक इकोनॉमिक्स आएगा, इंडियन इकोनॉमी आएगा, और उसके बाद आपका स्टैटिक्स आएगा। कुछ पोर्शन आपका जो है इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक्स है उसमें से आएगा। फिर रह जाता आपका माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आता है।
एक आध जो क्वेश्चन है ना पूछते हैं, वो पूछते हैं आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पोर्शन कौन सा है, जैसे कि हैरेड डोमर मॉडल हो गया, या फिर आपका एक आध बार जो आज तक क्वेश्चन पूछा गया सोलो मॉडल से पूछा गया है। हाँ, जो आप अगर देखोगे ना इंडियन इकोनॉमी का मेरा मतलब है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, आपका इंडस्ट्री भी आ जाएगा, साथ के साथ में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ साथ मनी एंड बैंकिंग भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग नहीं बता रही हूँ मैं आपको, मनी एंड बैंकिंग भी इसी में आ जाएगा। और जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं वो भी मैंने इंडियन इकोनॉमी में आपके कवर किए हुए हैं। तो जो पब्लिक का कुछ पोर्शन है वो भी मैंने आपका इंडियन इकोनॉमी में ही कवर किया है। फिर भी अगर कहीं पर आपको डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। पब्लिक इकोनॉमिक्स जो है, देखिए बेटा, मैं फर्स्ट टाइम आज ये लाइव क्लास ले रही हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कोऑपरेट करेंगे सभी बच्चे। और साथ में मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो सेशन रहेगा ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से बेस्ट रहने वाला है। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। इंडियन इकोनॉमी का बहुत अच्छे से करोगे। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है, 3 चीज़ें आपको करके जानी है सबसे ज़रूरी। एक आती है आपकी कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर थ्योरी। उसके बाद आती है सेकंड आती है आपकी प्रोड्यूसर थ्योरी। उसके बाद आती है थर्ड आपकी मार्केट। उसके बाद आता है आपका वेलफेयर वाला फंक्शन, वेलफेयर वाले टॉपिक। और इसी के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है ना वो भी आ जाती है। वो अभी मैंने आपको सेंड नहीं की है, उनकी एक कुछ मतलब टॉपिक आपको बनाकर मैं वैसे ही आपका जो ग्रुप है उसमें सेंड कर दूँ, तो आप उनको रीड आउट कर लेना। सिर्फ उसमें से ये देखना कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। वो कई बार मैच द फॉलोइंग जो आते हैं वहाँ पर वो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, कंज्यूमर थ्योरी कहने में तो एक सिंपल एक टॉपिक आपको दिखाई दे रहा, बट इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। आप देखते होंगे जो डिमांड वाला पोर्शन है, डिमांड, इलास्टिसिटी, और उसके बाद आप कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल के अंदर क्या होता है आपका, जिसके अंदर आप यूटिलिटी को 1 2 3 4 में मेजर करते हो। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इंडिफरेंस करो। ठीक है, तो कार्डिनल और इंडिफरेंस करो को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ये सारे के सारे, तो ये आपके कंज्यूमर में कवर हो जाएंगे। एक और टॉपिक रहता है रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये टॉपिक आपके कंज्यूमर थ्योरी में आपको कवर करके जाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन अगर डिमांड वाले से आप देखते हो ना, तो डिमांड वाले में क्या क्वेश्चन पूछता, एक तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि डिमांड जो है, डिमांड ऑफ एक्स फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स का, रिलेटिव गुड्स का, इनकम का, टेस्ट का और एक्सपेक्टेशन का, इनका। तो आप ये बताइए, वो आपको ये पूछेगा कि जो डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी है वो इनमें से किस किस से इफेक्ट होती है। तो आप देख रहे हो कि रिलेटिव गुड्स मतलब ऑन गुड्स जो एक्स कमोडिटी है उसी के प्राइस से, रिलेटिव गुड्स के प्राइस से, जिसके अंदर आप कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ते हो, जो कंज्यूमर की इनकम है, टेस्ट है, एक्सपेक्टेशन, तो इन सब से ही इन्फ्लुएंस होती है डिमांड ऑफ एक्स। ये अब जब एक लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ डिमांड का सिर्फ मीनिंग क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज होगा देन डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होता है तो डिमांड ऑफ एक्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आया था एक बार कि ये तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि डिमांड ऑफ एक्स फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स का। उसके बाद आप देखिए एक बार क्वेश्चन आया कि प्राइस, इसका इनवर्स बताओ। इसका इनवर्स जो है वो हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स फंक्शन है डिमांड ऑफ एक्स का। ठीक है ना, ये इसका इनवर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आप देखिए, हमने ये देख लिया कि मतलब इसमें क्या क्या आएगा कंज्यूमर थ्योरी में। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ प्रोड्यूसर थ्योरी। जो प्रोड्यूसर थ्योरी है उसके अंदर क्या आएगा, आपकी जो भी एक तरीके से
प्रोडक्शन वाला चैप्टर और जो कोस्ट वाले, वो सारे के सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। जितना भी कोस्ट है, कोस्ट टाइप्स ऑफ कोस्ट है, ट्रेडिशनल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, आइसो क्वांट, तो ये सारे के सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, तो आप ये सारी चीज़ें कर कर जाओगे। जो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन बिहेवियर के बारे में करोगे ना, एक कंज्यूमर बिहेवियर होता है, एक प्रोड्यूसर बिहेवियर होता है। तो जो प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में अगर आप करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आएंगे सारा का सारा आपका प्रोडक्शन फंक्शन, और प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके बाद आपका आएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बाद आएगा रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर, और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आएगा रिटर्न टू स्केल से आ सकता है। और अगर इसके नेक्स्ट देखें तो आपने पढ़ा होगा एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमिक्स, यहाँ इसको भी आप स्टडी करके जाओगे। जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, अगर आप इसके बारे में देखोगे तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है, बचत। तो जो प्रोड्यूसर की बचत है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मीनिंग होता है कि जब लगातार हम प्रोडक्शन का जो स्केल है इंक्रीज करते हैं, तो प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करने से जो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन करती जाएगी, तो वो होता है आपकी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इसके अंदर भी दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। जब इंटरनल की बात करते हैं तो ये होती है फर्म स्पेसिफिक, पर्टिकुलर किसी फर्म को जो भी मतलब अपने इंटरनल चेंज करने के कारण से जो भी उसको बेनिफिट होता है। एक्सटर्नल होते हैं जैसे कि बाहरी जो फैक्टर होते हैं कि बाहर से रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए, लेबर सस्ती हो जाए, या फिर इस तरीके के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल को बोलते हैं फर्म स्पेसिफिक, और जो एक्सटर्नल होती है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम देंगे तो किस तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे किसी कॉलेज या स्कूल का आप एग्जाम्पल उठा सकते हो कि मान लेते हो कि आप एक कॉलेज की अगर बात करो, उस कॉलेज के अंदर क्या करें, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। अगर कॉलेज उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दे बस की, ठीक है, अगर बस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता हर टीचर और हर स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वह या उनकी जो इनकम होगा कैसे इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, तो वो इंक्रीज होगी ऐसे, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी टीचर है वहाँ से अगर निकलता है 2 बजे, ठीक है ना, उसके बाद वो घर पहुँचता है 4 बजे। अगर आप इसको वैसे देखोगे तो उसी टाइम पर अगर उसको बस की फैसिलिटी है, ये क्या है, वो अपने व्हीकल से नहीं आ रहा, वो किसी ऑटो से या किसी अदर जो भी मतलब पब्लिक व्हीकल है उससे मतलब आता जाता। अगर उसको बस की फैसिलिटी मिलेगी तो वो क्या करेगा, यहाँ से 2 से 4 बजे की बजाय वो कितना हो सकता है कि उसका 30 मिनट्स का ही रास्ता हो, तो 2:30 बजे अपने घर पहुंच जाएगा, तो उसके पास आराम करने के लिए भी समय होगा। तो आराम से जो है नेक्स्ट डे जब वो आएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी इस 2 से 4 बजे के जाने के बावजूद, मतलब जो 2 से 4 जाता था उसकी बजाय 2 से 30 में उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्यों, क्योंकि उसके पास अब टाइम है एक तरीके से आराम करने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए। उसके बाद देखिए ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है ये होगा, अगर मतलब उस कॉलेज के टीचर की एफिशिएंसी अच्छी होगी, उस स्कूल के टीचर की एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स की ग्रोथ इंक्रीज होगी, जिसके कारण से उस जो मतलब कॉलेज है उस पर्टिकुलर कॉलेज को बेनिफिट होगा। उसकी इनकम इंक्रीज कैसे होगी, ग्रोथ इंक्रीज होगी, यानी कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में एंटर करेंगे, एडमिशन होंगे, तो इसलिए उस कॉलेज की इनकम भी इंक्रीज होगी, तो उस कॉलेज की ग्रोथ होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हो गया आपका इंटरनल मामला। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बाहरी जो फैक्टर है। बाहरी फैक्टर क्या है कि जो एक तरीके से इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। अब इंडस्ट्री में जितने भी एजुकेशन के जो भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेजेज हैं, वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो है स्कूल कॉलेजेज को क्या इन्फ्लुएंस करेगा, वो होगा जैसे कि अब आप है एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, एस्टेट इकोनॉमिक्स की या फिर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की, किसी भी अगर आप तैयारी करते हो यूजीसी नेट की या फिर एस्टेट की, तो इसमें देखिए इनको क्या बेनिफिट होगा। इनको ये बेनिफिट होगा कि इनको कुछ भी इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी, इन टीचर को किसी प्रकार की, सिर्फ इनको हायर करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे टीचर यहाँ पर कॉलेज या स्कूल में पढ़ाने लग जाएंगे। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ऑल ओवर इंडस्ट्री, जितने भी इस इंडस्ट्री में स्कूल कॉलेजेज हैं, तो सबकी जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है या जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को या नहीं। ओके, मैं एक बार चेक करती हूँ क्वालिटी।
आज तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए बेटा, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता कि इसकी क्वालिटी यहाँ से कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको करवाऊंगी तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक, आप सुन लीजिए। मैं इसको दोबारा जब दोबारा मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगी ना, तो दोबारा इसको एक तरीके से जो टॉपिक्स हैं वो दोबारा डिस्कस करके आपकी क्लियर कट जो है वीडियो अपलोड कर दूंगी। सिर्फ आज आप सुन लीजिए, ठीक है। सुखविंदर, मान, परी, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो, ओके, थैंक यू बेटा। अब देखिए, तो आपने देख लिया कि कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर में आप क्या क्या करोगे। अब देखिए, एक कन्फ्यूजन होती है आपको, कहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, इंटरनल एक्सटर्नल आप समझ गए। उसके बाद देखिए, एक रिटर्न टू फैक्टर होता है, रिटर्न टू फैक्टर, एक होता है रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर का मतलब क्या होता है, रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। रिटर्न टू फैक्टर का मतलब होता है कि शॉर्ट रन की हम बात करें, शॉर्ट रन की, अल्पकाल की। उसके बाद देखिए, रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग रन की हम बात करें। तो शॉर्ट रन में आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो अप्लाई होता है, घटते बढ़ते अनुपात का नियम। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक फिक्स फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप मशीन ले सकते हो, लैंड ले सकते हो, वेरिएबल फैक्टर क्या होगा, लेबर ले सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे आप एक फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर का यूज करते जाओगे, तो एक जो इनका प्रोपोर्शन है, एक तरीके से जो इनका रेशो है कि 1:1, 1:2, 1:3, तो एक टाइम तक तो ये रहेगा बेस्ट। उसके बाद क्या होगा कि जब इस फिक्स कैपिटल की जितना भी इसका हम यूज कर सकते थे, यानी कि एक लिमिट होती है ना हर चीज की। मान लेते कि एक मशीन के ऊपर 3 ही लेबर काम कर सकती थी, अगर इसके ऊपर आप 4th लेबर का यूज करोगे तो यहाँ पर जो इस मशीन की प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं बढ़ेगी, यहाँ तक आपकी इंक्रीज कर रही थी एट ए इंक्रीजिंग रेट। अब ये आपको कैसे पता चलता है कि जो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रही है। ये वाला डायग्राम आप देखते हो ना, टीपी वाला, तो आप सभी देखते हो कि ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होता है। इस इन्फ्लेक्शन के पॉइंट तक आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। तो देखिए, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल तरीका है इसका। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एक टोटल प्रोडक्शन होता है, एक मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। तो आप देखिए, मार्जिनल प्रोडक्शन, मैं दोबारा बताती हूँ, एक टोटल प्रोडक्शन, एक मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर को कहाँ तक आप निकालोगे, फैक्टर ही ले लेती हूँ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो देखिए, इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, सिंपल यहाँ से समझिए। मान लेते हैं कि एक लेबर है, यहाँ पर ये लेबर है और ये कैपिटल है। लेबर हम ऐसे लगाते जा रहे हैं, 1 2 3 4, इस कैपिटल के ऊपर हम इसका यूज करते जा रहे हैं। तो एक चीज देखिए, जब तक इसका जो हम बोलेंगे कि टीपी इंक्रीज करता है एट ए इंक्रीजिंग रेट, इस पॉइंट तक, उसके बाद टीपी इंक्रीज करता है एट ए डिक्रीजिंग रेट, तो ये आपका टीपी निकल कर आता है। तो ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो आपको बढ़ता नजर आएगा। बढ़ता कैसे, मान लेते हैं कि एक लेबर जब लगी हुई थी एक कैपिटल पर, तो जो सिंगल एक लेबर का आउटपुट था 5, सेकंड वाली का है मान लेते हैं 6, और थर्ड वाली का मान लेते हैं कि 9 है। जब तक ये बढ़ता आपको दिखेगा ना, तब तक आप समझ लेना कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले। और जब ये इसके बढ़ाने से, मान लेते हैं कि लेबर 5 करते हैं और कैपिटल 1 ही है, तो आउटपुट में अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आता, तो ये हो जाता है आपका कॉन्स्टेंट। उसके बाद डिक्रीजिंग का क्या मतलब, इसके बाद 9 के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि वो 7 हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, तो इस तरीके से तो उसका गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। उसके बाद आप ने देख लिया कि मतलब जो प्रोड्यूसर थ्योरी है, प्रोड्यूसर थ्योरी में आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, आइसो क्वांट, और आइसो क्वांट में भी आपको क्या करना है, एक तो आइसो क्वांट की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पढ़ कर जानी है, उसका फंक्शन क्या है। और उसके बाद आप देखोगे कि लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में आप पढ़ोगे, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। ये सारी चीज़ें मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक जो आइसो क्वांट का जो स्लोप है, ठीक है, जैसे स्लोप क्या होता है आइसो क्वांट का, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, लेबर एंड कैपिटल। और अगर आइसो कर्व का आपसे पूछे तो उससे इंडिफरेंस कर्व का अगर आपसे पूछता तो वो क्या होता है, एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इनका आपको पूरी डेफिनेशन, आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो ये क्या होगा, चेंज इन
y, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, कि यदि आप x को इंक्रीज करवाना चाहते तो y को कितना डिक्रीज करोगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर क्या लेते हो आप, कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन l। ठीक है, तो ये एक्स वाई, अब इसको आप कैसे निकालते हो, इसको ऐसे निकालोगे आप, जैसे कि या आइसोक्वांट का स्लोप है एम आर टी एल और के, ठीक है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एम आर टी एस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, लेबर एंड कैपिटल। अब यहाँ पर इस चीज को देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई, तो हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, ये इसका स्लोप होता है ना, इंडिफरेंस करा होगा, इसका स्लोप देखिए ये वाई ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कैसे जाएगा कि माइनस चेंज इन के डिवाइड बाय चेंज इन एल। इसका मतलब क्या कि यदि हम लेबर को इंक्रीज करेंगे तो कैपिटल को हमें डिक्रीज करवाना पड़ेगा। उसी प्रकार से चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, यदि हम एक्स को इंक्रीज करेंगे तो वाई को हमें डिक्रीज करवाना पड़ेगा। एक ये स्लोप आप अच्छे से करोगे। दूसरा क्या है कि इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, ये आइसोकोस्ट लाइन होती है, जहां पर इसका टेंजेंट करता है कि आइसोक्वांट, वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। तो इनकी स्लोप ऑफ कोस्ट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो। स्लोप ऑफ कोस्ट लाइन क्या होता है, जो कोस्ट लाइन का स्लोप होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाई प्राइस ऑफ कैपिटल होता है। तो इसमें लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला भी करोगे। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर ये अलग अलग कॉस्ट लाइन होती है ना, तो इनके अगर टेंजेंट को हम मिला देते हैं, इन जहाँ पर ये टेंजेंट करे हुए, तो ये आपका लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन लेकर निकल कर आएगा, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक थ्योरी ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए मार्केट में आपको क्या क्या करना, मार्केट के अंदर आपको करना है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन में आपको क्या करना है, इसकी अजम्पशन सारे बच्चे करेंगे, ठीक है, इसकी अजम्पशन करेंगे। दूसरी आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अजम्पशन एक प्योर परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक खाली कंपटीशन होता है। जो प्योर परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसमें जितनी भी अजम्पशन होती है ना, उस अजम्पशन में से अगर हम दो अजम्पशन निकाल दें, एक तो परफेक्ट मोबिलिटी, ठीक है ना, और एक परफेक्ट नॉलेज, तो वो हो जाएगा आपका प्योर परफेक्ट कंपटीशन। एक आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना इंडस्ट्री होता है मेन, ठीक, एक इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री ही क्या करेगा, प्राइस का डिसीजन लेगा। उसके बाद क्या होगी, जो ये फर्में हैं उसी प्राइस पर इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। और यहाँ पर अगर आप इसको रिलेट करोगे तो यहाँ पर देखोगे जो क्रॉस इलास्टिसिटी है ना, वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है, या तो हाई बोलोगे या इन्फिनिटी। हाई कब होगी, एक तरीके से आपने क्रॉस इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो इलास्टिसिटी में आपने एक क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ा था। क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स है, यहाँ पर प्राइस ऑफ वाई है और क्वांटिटी ऑफ वाई है। अगर हम इनका क्रॉस कॉम्बिनेशन देखें ना, इनका क्रॉस कॉम्बिनेशन देखें तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाती है। कैसे हो जाएगी ये, यहाँ पर आप एक चीज देखें कि क्वांटिटी किसी और की है और प्राइस किसी और की, तो ऐसे ही तो आप कंपैरिजन देखते हो क्रॉस इलास्टिसिटी में। तो जहाँ पर जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वहीं पर क्रॉस इलास्टिसिटी हाई होगी। जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे मोनोपोली है, मोनोपोली में एक तरीके से सब्स्टिट्यूट्स होता ही नहीं है, तो वहां पर ये जीरो हो जाएगी। तो कुछ चीजों को आपको रिलेट करना है। उसके बाद यहाँ हर कंपटीशन में आप एक चीज देखोगे, कोई भी है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, सबके अंदर एक ही कंडीशन होती है। अगर आपसे पूछता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे जहां पर MC इक्वल टू MR, ठीक है ना, MC इक्वल टू MR, और MC करो MR करो को नीचे से कट करेगा, चाहे परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा कि ये आपका MR होता है, क्योंकि AR और MR दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये आपका MC होगा, ये मार्जिनल कॉस्ट करा होगा, तो ये यहाँ पर कट करता, मतलब इस तरीके से, और नीचे से कट करता, तो ये होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी कंपटीशन उठाओगे, अगर आपसे परफेक्ट कंपटीशन पूछेगा तो आप इस तरीके से बता दोगे। उसके बाद देखिए परफेक्ट कंपटीशन में ही एक मार्शल ने टाइम से रिलेटेड कुछ बातें की हुई हैं, शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन, नॉर्मल, तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को पढ़ कर जाओगे। उसके बाद आप देखिए अगर मोनोपोली में आते हो ना, तो मोनोपोली की सारी अजम्पशन के बाद आप इसके अंदर देखोगे कि जो मोनोपोली पावर से रिलेटेड जिन्होंने बात की है, लर्नर ने या और किसी ने भी, तो सारी उनकी एक तरीके से मीनिंग याद करके जाओगे। और एक जो इलास्टिसिटी वाला जो यहाँ पर फॉर्मूला होगा ना, वो भी आप लर्न करके जाओगे। ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक और मोनो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिफरेंस करोगे। यहाँ पर क्या आएगा, एक तरीके से आप देखो मोनोपोली में क्या होता,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होगा और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो ये सारी चीजें आप करोगे। ओलिगोपोली मार्केट में आपका जो आता है, मैंने बहुत ज्यादा करवाया हुआ है, आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे किंक डिमांड करो, तो जब किंक डिमांड करो आप करते हो ना, तो इसके अंदर इस तरीके से किंक हो रखा, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ऊपर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या फिर नीचे ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि इलास्टिसिटी किंक डिमांड करोगे ऊपर ज्यादा होती है या नीचे। अब देखिए आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि जब एक ये प्राइस रिजिडिटी होती है ओलिगोपोली के अंदर, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। यदि प्राइस बढ़ाएगा तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, यदि प्राइस घटेंगे तो आपको क्या करेंगे, जितने भी और जो इंडस्ट्री है या जो फर्म है वो क्या करेंगे, प्राइस को डिक्रीज कर देंगे। तो मुझे ये बताना है कि ग्रेटर देन कहाँ पर होगी और लेस देन कहाँ पर होगी। उसके बाद देखिए थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने आपका नहीं करवाया। थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको एक तरीके से एक चार्ट दे दूंगी मैं आपको, वो आप थोड़ा सा कर लेना। ये रेंट वाली भी इनके नाम है, ये किस किस ने दी है, इतना ही करना। हाँ, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी भी आपका इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन आती है। जैसे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होती है, देखो दो चीजें होती हैं कि एक ये एजवर्थ बॉक्स होता है। इस एजवर्थ बॉक्स में देखिए, अगर हम एक तरीके से यूटिलिटी, एक होता है मतलब हमारा यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते तो इंडिफरेंस कर्व लेंगे। मान लेते कि एक ए का इंडिफरेंस कर्व है और ये बी का इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, जहां से इनका जो टेंजेंट होता है ना, अगर हम इसको मिला देना, इसको मिला दे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व हो जाएगा। अगर हम यूटिलिटी कंज्यूमर वाले से निकालते हैं तो ये निकलता है आपका एक तरीके से यूटिलिटी कर्व। ठीक है, अगर यहीं पर मैं बात करूं कि यहाँ पर लेबर और कैपिटल की बात हो, ठीक है, लेबर और कैपिटल की बात की जा रही है। अब मैंने यहाँ पर की थी MRS XY की, ए की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई कमोडिटी में, किसका, ए कंज्यूमर का। दूसरा क्या है, अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो। अगर वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो ये एजवर्थ बॉक्स होगा। इस एजवर्थ बॉक्स में क्या होगा, ये आइसो क्वांट हो जाएंगे। मान लेते हैं कि आइसो क्वांट है किसी एक्स कमोडिटी की, ठीक है, और ये आइसो क्वांट है आपका किसी वाई कमोडिटी का, ये वाई कमोडिटी का। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे इस साइड अगर आप जाते हो तो एक्स बढ़ता जाता है, इस साइड अगर आप आओगे तो वाई बढ़ता आएगा। तो ये अगर आप निकालते हो, जब आप पीपीसी की बात करते हो ना, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व निकल कर आता है आपका। तो ये ध्यान रखोगे, पीपीसी कहाँ से निकलता है, इसी एजवर्थ बॉक्स से निकलता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, ये इक्विलिब्रियम होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल इक्वल टू, यानी कि लेबर और कैपिटल, उसके बाद क्या होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, ये एक्स का है और ये वाई का। ठीक, अगर कई बार यहाँ पर एल और के लिखता है ना, कई बार क्या लिखता है, के और एल लिख देता। अगर के एल है ऐसे लिखा हुआ है एल के, तो क्या करते हैं, इनका जो स्लोप होता है कैसे होता है, चेंज इन के डिवाइड बाय चेंज इन एल। अगर इसका यहाँ पर उल्टा लिख दे, यहाँ पर एल लिख दे और यहाँ पर के, तो इसका इनवर्स उल्टा कर दोगे आप। उसके बाद आप देखिए, तो ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आपको मैं बता दूंगी इनको थोड़ा थोड़ा, तो आप इनको भी कर लेना। उसके बाद आप देखिए टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने आपका नहीं करवाया हो, तो आप इस चीज को देखिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करना, एक तो आपको कर जानी है, सभी बच्चे कर जाएंगे, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के अगर बोलोगे तो मैं फॉर्मूले आपको यूट्यूब पर ही रिवाइज करवा दूंगी। नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर आप जीडीपी, ठीक है ना, एट ए मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पर जीडीपी ये कैसे निकलेगी, ये कैसे निकलेगी, और यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर करके जाओगे। और पर्सनल इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम क्या, तो ये सारे फॉर्मूले आप करके जाओगे, ये सारे के सारे, तो आप सभी करके जाएंगे इसको। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एक केन्स की है और एक है क्लासिकल की। ठीक है, इन दोनों की आपने करनी है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में केन्स और क्लासिकल करना। अब आपको ज़्यादा एक तरीके से सोचना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना कि जो क्लासिकल है ना, क्लासिकल ने कोई रिसर्च करके कोई चीज़ें नहीं दी हुई, इन्होंने 10-12 जंक्शन दी हुई है। वो 10-12 जंक्शन अगर फुलफिल हो जाती हैं
तो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरीके से वर्क करेगी। अगर इनकी एजम्पशन फुलफिल नहीं होती है तो इकोनॉमी नहीं करेगी वर्क। अब ये आप सभी जानते हो कि 1776 में जो एडम स्मिथ है उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन दी। जो वेल्थ ऑफ नेशन दी, हाँ ये आरती यादव बेटा ये एस्टेट के ही करवाए जा रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा एक बार आपको बता दूं ना, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको ये लगे कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। गुड इवनिंग मोहित। अब देखिए आप, तो आपने देख लिया कि जो क्लासिकल है, क्लासिकल के अंदर सबसे पहले क्या एडम स्मिथ आते हैं 1776 में, वो बुक देते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन की अगर आप बात करोगे तो वेल्थ ऑफ नेशन 1776 से लेकर आप देखना इस चीज को उठाकर 1929-30 तक, जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता तब तक क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उन्हीं का वर्चस्व रहता है पूरा। मतलब एक तरीके से जो इकोनॉमी चलती है, जो सिस्टम चलता है वो इन्हीं के अनुसार चलता। अब इनके एजम्पशन आप कैसे स्टार्ट करोगे? आप ऐसे एजम्पशन इनकी क्लासिकल की स्टार्ट करोगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये सबसे पहले मानते। तो आप देखिए जब आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन मान ही लेते हो तो आपको पता है कि जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी? तो परफेक्ट कंपटीशन है, फर्स्ट अजम्पशन यही है। दूसरा आप देखिए क्या कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होगा तो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या मानते हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन है, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, तो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है ना। एक तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं, उसी को ये मानते हैं। ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, परफेक्ट कंपटीशन होगा तो इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलेगी। अब देखिए बहुत अच्छे से कैसे चलेगी? ये ऐसे चलेगी भाई, ये है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, ठीक है। अगर हम गुड्स मार्केट की बात करते हैं तो ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का, यदि ये कहते हैं कि कभी कभार मान लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये प्राइस हो जाए, अगर प्राइस बढ़ जाते तो आप देखिए सप्लाई क्या है, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम, तो जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इनको आना पड़ेगा प्राइस को। यदि प्राइस घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, पी नोट से अगर P2 हो जाएंगे तो वो करें कि यहाँ पर देखिए प्राइस घटने से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी बट सप्लाई क्या होगी, कम रह जाएगी। तो आप देखिए डिमांड अगर ज्यादा सप्लाई कम है तो आप सभी जानते हो कि प्राइस को बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि ऑटोमेटिक, चाहे वो गुड्स मार्केट है चाहे वो फैक्टर मार्केट है, दोनों के अंदर ये मानते हैं कि एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए तो ये कहते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये गुड्स मार्केट है, यहाँ पर ये आपकी सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन होता है गुड्स मार्केट में, यहाँ पर क्या होगा, प्राइस फ्लेक्सिबल है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा देखियो अगर हम बात करते हैं फैक्टर मार्केट में तो ये क्या होगा, लेबर की सप्लाई हो जाएगी, लेबर की डिमांड होगी। यहाँ पर किस चीज का डिटर्मिनेशन होगा, वेज का डिटर्मिनेशन होगा। इस वेज पर इतनी लेबर की डिमांड और इतनी लेबर की सप्लाई है, दोनों चीजें यहाँ पर हैं। इसके बाद देखिए ये क्या कहते हैं, ये मान लेते हैं कि वेज बढ़ जाए, वेज बढ़ जाए। यहाँ से देखो वैसे तो इसका बहुत ट्रिकी है लेकिन आप सिंपल समझो कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो जब आपको कोई वेज इंक्रीज हो गए तो बहुत ज़्यादा सप्लायर आ जाएंगे अपने आप एक तरीके से मार्केट में। अपने आप को एक तरीके से हम क्या करते हैं, जो सप्लायर होता है वो क्या करेगा, एक तो परचेज करने वाला होता है, इनको हायर करने वाला, तो सप्लायर क्या करेंगे, जब उनको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे। तो जब ज़्यादा उनको अवेलेबल है तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक वेज घट जाएंगे। तो ऐसे इसी तरीके से नीचे भी यही काम होगा। तो ये सिस्टम है ना ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि प्राइस और वेज दोनों ही फ्लेक्सिबल है। उसके बाद देखिए ये क्या कहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही फंक्शन है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब ये कहते हैं कि सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पॉजिटिव संबंध होता है और इन्वेस्टमेंट का जो है उसके साथ कैसा होता है, नेगेटिव संबंध होता है। ये ध्यान रखोगे कि इनवर्स रिलेशन होता है। क्यों? क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो एक इन्वेस्टर की कॉस्ट होती है। अब आप बोलोगे कि सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से पॉजिटिव रिलेट है, तो आप इसको थोड़ा सा समझिए किस तरीके से। सेविंग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 रुपए हैं। अगर हमारे पास 1000 रुपये, थाउजेंड्स रुपीज हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते कि 0.25% के हिसाब से पैसा ब्याज पर जाता तो आप देने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगे, आप दोगे ही नहीं। उसके बाद देखिए यदि इसके रेट बढ़कर हो जाए, इंटरेस्ट बढ़कर हो जाता है 5%, तो आप क्या करोगे, अपने पास कम पैसा रखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट पर देने की कोशिश करोगे। अब देखिए मान लेते कि 100 रुपये पर मंथ आपको 5 रुपये मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको 50 रुपये पर मंथ मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे ये इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है ना आपका सेविंग जो है वो इंक्रीज होगा।
उसके बाद हम देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में आपने देख लिया कि सेविंग एक, देखिए ये क्या कहते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना क्लासिकली, ये ध्यान से सुनना कि रियल फिनोमिना का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रियल फिनोमिना, इन्होंने ऐसा बोला। रियल फिनोमिना का मतलब होता है, देखिए ये होता है एक तरीके से सेविंग होती है, ये इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट क्या डाउनवर्ड स्लोप है और ये क्या है एक तरीके से पॉजिटिव। तो कह रहे हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है, इसलिए बोलते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रियल फिनोमिना। तो क्लासिकल केंज में केंज क्या क्या कहता है, केंज कहता है कि ना तो प्राइस बढ़ा सकते, ना ही प्राइस और वेज क्या थोड़े रिजिड है, ठीक है। दूसरा, वो परफेक्ट कंपटीशन मानकर नहीं चलता, वो कहता है कि यदि आप इतने अच्छे होते, यदि क्लासिकल की बातें इतनी सही होती, तो जब हम डिप्रेशन में आए, ग्रेट डिप्रेशन में आई इकोनॉमी पूरा वर्ल्ड, तो उस टाइम पे क्यों नहीं ग्रो की? क्योंकि क्लासिकल सेज लोगों को फॉलो करते हैं। सेज को आप जानते हो कि सेज क्या कहता है, वो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, कि आप सिर्फ सप्लाई कीजिए, सप्लाई कीजिए, डिमांड की चिंता मत कीजिए। अब इन्होंने क्या किया, सप्लाई तो करते रहे। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन है कि डाउनफॉल क्यों हुआ, कोई कहता है कि मनी की सप्लाई घट गई, कोई कुछ कहता कोई, लेकिन जनरली जो आप एक तरीके से याद रखने के लिए तो सिर्फ देखिए, तो अब सेज को मानते गए लोग, उन्होंने क्या कहा कि सप्लाई जितना करोगे तो उनकी डिमांड हो जाएगी। अब देखिए एक टाइम तक सब ने सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मान लिया कि आपकी बर्तन बनाने की एक कंपनी है, तो आप बर्तन बनाते रहे, तो एक टाइम पर जाकर ऐसा तो नहीं कि बर्तन को रोज जितने भी आपके घर में बर्तन हो गए उनको हर महीने या हर डे चेंज करते हो, नहीं, उसमें टाइम लेते हो 6 महीने में, साल में, और सालों लग जाते हैं, वो खराब ही नहीं होते। तो उनको अब जिसने वो ले लिए तो बहुत दिनों तक तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से वो तो बर्तन बनाता रहा, मान लेते कि कोई भी एक टिफिन बनाता रहा, वो बनाता रहा, लेकिन जब सभी ने परचेज कर लिया तो कौन लेगा? तो एक टाइम पर जाकर उसकी सप्लाई क्या होगी, सप्लाई तो कर देगा बट डिमांड कम हो जाएगी। अब आप देखिए सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है, तो उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, प्राइस गिरेंगे। तो क्या इंडस्ट्री नेक्स्ट प्रोडक्शन करेंगे? नहीं, वो अपने एम्प्लॉय को यहाँ से निकाल देंगे। जैसे जैसे वो निकालेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, उनकी इनकम और कम हो जाएगी, फिर डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहेगा। अब क्लासिकल कहते थे कि भाई गवर्नमेंट की तो जरूरत ही नहीं है, सब सिस्टम डिमांड और सप्लाई के थ्रू चलने दो आप। लेकिन देखिए 1929 में जब यहाँ पर हम आ गए ट्रफ के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जरूरत पड़ी ना गवर्नमेंट की। तो केन्स ने क्या कहा, केन्स ने कहा कि देखिए क्या करना चाहिए हमें, कि चाहे हमें जो रोड बनी हुई ना, चाहे उनको दोबारा नई रोड बनी हुई उनको तुड़वाओ, उन गड्ढों को दोबारा भरवाओ, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और आप सभी जानते हो कि अभी जब कोरोना आया तो कोरोना टाइम पर बिल्कुल यही काम हुआ कि इकोनॉमी डाउन होगी। तो इसके अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या करना पड़ा, लोगों की हेल्प करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो है क्लासिकल काम नहीं आए। तो कोई भी सिस्टम बुरा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, सिचुएशन के अनुसार जो है चीजें बदलती रहती हैं। ऐसे ही कंजम्पशन फंक्शन में क्या, ये तो कंजम्पशन फंक्शन सिंपल वाला केन्स का, कि जो कंजम्पशन है वो फंक्शन है इनकम का, और वो भी कौन सी, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। जो आपकी इनकम है उसमें से अगर टैक्स घटा दोगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम निकल कर आ जाएगी, जो खरीदने योग्य, यानी कि जिसको आप खर्च कर सकते हो। तो ये तो केन्स का सिंपल। और इसमें आप देखोगे कि ये वाली होगी यहाँ पर कि आपकी इनकम है और ये आपका कंजम्पशन है। यहाँ से जब आपकी इनकम, जब कंजम्पशन, देखिए कंजम्पशन आपका क्या पॉजिटिव है, तो उस टाइम पर क्या होगा, आपकी सेविंग जो है ना नेगेटिव रहेगी। क्यों? उस टाइम पर आपकी इनकम जीरो। अब ये इसमें बताऊंगी मैं आपको हाइपोथेसिस में। अब हाइपोथेसिस में आ जाइए आप, इसके अंदर देखिए कौन कौन से करोगे। फर्स्ट करोगे आप केन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, उसके बाद आप करोगे रिलेटिव, उसके बाद आप करोगे परमानेंट, उसके बाद करोगे लाइफ साइकिल। तो इनमें सब में अगर आप एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस देखोगे ना, तो इसके अंदर ये मैंने यूट्यूब पर करवाई हुई है सारी की सारी थ्योरीज, आप एक बार उनको देख सकते हो थोड़ा सा अगर आपको जरूरत हो तो। अब यहाँ पर देखिए जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है, ये आपको क्या करता है, यहीं से समस्या शुरू होती है। तो क्या होता है कि कुजनेट्स आता है और कुजनेट्स एक तरीके से सर्च करता है कि केन्स ने क्या कहा था, केन्स ने कहा था कि कंजम्पशन है जो है वो फंक्शन है इनकम का, और इनकम में भी डिस्पोजेबल इनकम का है। और ये कहता है कि जो कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशन है ना, वो कैसा कि यदि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बट एक लेवल पर आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों एक तरीके से मीट कर जाएंगे, उस समय पर आपकी सेविंग जो है ना जीरो हो जाएगी। तो कहते हैं कि सेविंग जीरो होगी, बट ये कहते हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज करता। बट जब इनकम डिक्रीज करती है ना, तो कंजम्पशन क्या है, उसी रेट से डिक्रीज कर जाता। तो आपने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी, तो सिर्फ जो है इसमें केन्स ही ऐसा जो कि शॉर्ट रन की बात करता, बाकी तो सारे के सारे
सारे कंपैरिजन आपको करते नजर आएंगे, बट लेकिन वो सारे के सारे लॉन्ग रन की बात करेंगे। शॉर्ट रन में आप देखिए कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता कि C इक्वल टू C0 प्लस BY, आप ये पढ़ते हो ना। और लॉन्ग रन में क्या होता BY। तो यहाँ पर देखिए जो इंटरसेप्ट होता है ना, ये वाला आप इसको देखिए यहाँ से, ये इनकम आपकी। और ये देखिए जब आपकी इनकम 0 है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो OC के बराबर। तो ये कहाँ, या तो अपना कुछ बेच कर आप कंज्यूम कर रहे हो, या फिर आप कहीं से उधार लेकर कंज्यूम कर रहे हो। इसलिए तो यहाँ पर उस टाइम पर जो सेविंग है वो नेगेटिव होती है। उसके बाद देखिए ये कब हो सकता है, सिर्फ शॉर्ट रन में। ये कई बार मैथमेटिकल फॉर्म में भी पूछता है वो, और बहुत तरीके से वो आपसे पूछता है। अब उसके बाद आप देखिए ये सिर्फ शॉर्ट रन में होगा। लॉन्ग रन में अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट रन में एक तो ये हो गया इंटरसेप्ट आपका, जो कि ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि इकोनॉमी को शिफ्ट करते हैं। और ये है आपकी MPC, ये जो यहाँ पर ये इनकम के साथ रिलेटेड, अगर इनकम बढ़ेगी तो MPC भी बढ़ेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन Y, कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ। बट देखिए जब लॉन्ग रन आता है तो लॉन्ग रन में आपका कंजम्पशन यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0 से ही स्टार्ट होगा। क्यों होगा 0 से स्टार्ट, वो इसलिए स्टार्ट होगा 0 से क्योंकि अब आपको कोई भी पैसा उधार नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में कोई उधार नहीं देगा। अब आप देखिए मान लेते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हो कि आपको पैसे की जरूरत है, और जब पैसे की जरूरत है तो उस टाइम पर क्या शॉर्ट रन के लिए आपको आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, कोई भी आपको पैसा दे देता। लेकिन अगर आपकी कॉन्टिन्यूअस यही चीज चलती रही तो आपको एक तरीके से कुछ समय के बाद सब मना करने लग जाएंगे। तो यही है, जैसे कि आप जानते हो सिचुएशन को 1991 में क्या हैपेंड हुआ था। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास हम गए पैसा लेने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका तो काम ही है कि आओगे और ले जाओगे और फिर खा पी कर दोबारा आ जाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं देंगे हम पैसा। कुछ कंडीशन लगाए कि आप LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेकर आइए। तो आप अगर बार बार किसी से लोगे तो यही कहानी बनेगी। तो इसके अंदर चारों थ्योरी आपको करनी है। सिर्फ पहली ही थ्योरी है जो कि आपको C इक्वल टू C0 प्लस BY के बारे में बात करती है, ठीक है। पहले कुजनेट्स आता है, कुजनेट्स के बाद एक तरीके से स्मिथ आता है, और एक और है उसके साथ इकोनॉमिक्स। 2 इकोनॉमिक्स आते हैं। वो देखते हैं कि केन्ज ने जब देखा कि मतलब जो ये कुजनेट्स ने देखा कि जो केन्ज करा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकम इंक्रीज करेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा, और इतने से नहीं जितने से इनकम एक लेवल के बाद उन्होंने देखा कि नहीं भाई ये तो ऐसा, तो उन्होंने कॉम्बिनेशन नहीं पाया। तो ये पजल स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए तो ये कंजम्पशन मल्टीप्लायर आप करके जाओगे, जितने भी मल्टीप्लायर है, चाहे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है या फिर सिंपल मल्टीप्लायर है, तो सारे के सारे मल्टीप्लायर के जो फॉर्मूले, टैक्स मल्टीप्लायर है तो सारे फॉर्मूले याद करके जाओगे। इन्फ्लेशन भी कर जाओगे। इन्फ्लेशन के अंदर चाहे आपका एक तरीके से इन्फ्लेशन में क्या क्या आता है, फिलिप्स कर्व आता है। फिलिप्स कर्व से क्वेश्चन आता है। इन्फ्लेशन से ये क्वेश्चन आता है कि ये इन्फ्लेशन किसको इम्पैक्ट करता है, जो सैलरी बेस्ड होते हैं, जिनकी इनकम कांस्टेंट होती है उनको इफेक्ट करता है, या जो बिजनेसमैन होते हैं, जो फार्मर होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ISLM से ज्यादा टिपिकल नहीं पूछेगा, इसका स्लोप कर लेना, ठीक है। जो IS का स्लोप है वो किस किस चीज से इफेक्ट होता है, और LM का स्लोप क्या है, IS का स्लोप, LM का स्लोप। डेरिवेशन में मैं बोल रही हूँ, डेरिवेशन में आप इसके ऊपर के जाओगे। उसके बाद देखिए आपको और क्या करना है, यहाँ से आपको करना है कि जैसे IS है, ठीक है ना, ये आपका IS है जो कि एक तरीके से डाउनवर्ड स्लोप होता है, और LM है। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा यदि मनी की सप्लाई बढ़ा दी जाए तो इस साइड जाओगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट है और यहाँ पर क्या है, आउटपुट है। तो आपसे पूछेगा यदि मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो मनी की सप्लाई बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा। तो आप देखोगे कि इंटरेस्ट घट जाएगा और जो है इनकम जो है ना वो बढ़ जाएगी। और ये मैंने मुंडल फ्लेमिंग मॉडल करवाया हुआ है, यहाँ वहाँ से भी उसको एक बार देख लोगे तो तब भी समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी आपकी मैक्रो की। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि इसका ग्रोथ का क्या मीनिंग है, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। जब हम बोलेंगे कि प्रति व्यक्ति अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब होता है कि ग्रोथ। अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो ऑल ओवर, ठीक है जी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ये इंक्रीज होंगी तो आपकी डेवलपमेंट कहलाएगी। तो आपके इसके कंसेप्ट थोड़े बहुत, जैसे कि थ्योरीज में से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी कि रिकार्डो की है, एडम स्मिथ की है, तो ये थोड़ी बहुत देख कर जाओगे। प्लानिंग भी आपके जो पंचवर्ष प्लानिंग क्या होती है, इंपेरेटिव प्लानिंग क्या है, और प्लानिंग से रिलेटेड जितने इसके अंदर 5 ईयर प्लान भी आ जाएंगे तो वो भी करोगे।
टेक्निकल चेंज से ये वाला तो आप रहने देना, ठीक है ना, इसमें तो से तो कोई खास क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेंगे आपके। तो देखिए इसके अंदर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो ये सारे के सारे आप कर जाओगे। डिस्पर्जन के अंदर जो भी है, डिस्पर्जन में कौन कौन से आएंगे तो वो वाले मेथड करके जाओगे। कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन में क्या आएगा, रैंक कोरिलेशन है, जैसे कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आपने पढ़ा, तो वो जोन से भी है, ठीक है ना, इनके फॉर्मूले सारे करके जाओगे। रिग्रेशन, इंडेक्स से हर बार क्वेश्चन आया है, फिशर इंडेक्स क्या है, तो बावले मार्शल इंडेक्स क्या, तो ये सारे के सारे आप करके जाओगे। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको थ्योरेटिकल एक बार जरूर देख लेना, ये भी अच्छे से हो जाएगा। अब आती है पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, ये गुड्स वाला तो अभी तक मैंने देखा नहीं है, फिर भी पढ़ लेना कि पब्लिक गुड्स क्या होती है, प्राइवेट गुड्स क्या होती है, मेरिट क्या होती है, डीमेरिट गुड्स क्या होती है। मार्केट फॉर लेमन, ये आप माइक्रो में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, अगर आपने पीजी की हुई है तो ये लास्ट में आप देखोगे, लास्ट में ये आता है एक चैप्टर है लेमन्स। लेमन्स होता है, ये कार से रिलेटेड है, कार। तो लेमन का क्या मतलब होता है, मार्केट फॉर लेमन्स का मतलब होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने एक कार परचेज की और कार का आपने कलर ले लिया रेड। जब आपने कार का कलर रेड लिया तो उस टाइम पर देखिए आप घर लेकर आए और किसी ने आपको बता दिया कि भाई देखो ये तो आपको सूट नहीं करता, और कहीं पर आपने किसी मतलब ऐसे ही सक्सा हो जाता है ना थोड़ा सा, ये कलर ऐसा अच्छा नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। तो जैसे ही आपने ऐसा लगा तो आपका मूड बना कि नहीं मैं तो इसको चेंज करके मैं तो वाइट ही कलर लूँगा। अब देखिए अगर आप इसको चेंज करोगे तो मान लेते हैं कि आपने 20 लाख की कार ली, उसके बाद जब आप इसको वापस मार्केट में बेचने के लिए जाओगे तो 20 लाख की तो आपकी कोई भी नहीं लेगा, हो सकता है कि 19 लाख में बिक जाए। अब देखिए आप इसको 19.5 या 19 लाख से नीचे भी नहीं बेचोगे क्योंकि आपकी तो नहीं है। लेकिन जो आपके कोई भी पर्सन है, आप देखिए अगर आप लेने वाले हो, वो तो बेचने वाला उसको तो पता, लेकिन अगर आप लेने वाले हो तो आप एक बात सोचिए, जब अगर कोई नई गाड़ी बेचे तो आपको भी शक होता है ना कि ये पता नहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है भाई, इसलिए तो ये अभी तो लेकर अभी बेच रहा है, इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आप उसको 19 या 19.5 लाख देने के लिए रेडी नहीं होंगे, बट वो इससे नीचे आपको बेचना नहीं चाहेगा। उसी प्रकार से सेम ऐसी गाड़ी है कोई रेड कलर की और 3-4 साल चली हुई है, वो आपको मिल रही है 10 लाख में, तो आप सोचोगे छोड़ो इस 19.5 लाख से तो अच्छा कि मैं इसको, तो इसलिए अच्छी चीजें मार्केट से बाहर हो जाती हैं, बुरी चीजें मार्केट में एंटर कर जाती है। लेमन मार्केट ये कहते हैं। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसके अंदर ये होता है कि जो बेचने वाला होता है एक खरीदने वाला होता है, तो एक के इन्फॉर्मेशन, एक के पास इन्फॉर्मेशन कम होती है, एक के पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है। हाँ बजट है, बजट टाइप्स ऑफ बजट, जेंडर बजट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जीरो बेस बजटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा बजट कितने सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया ये पूछा गया, फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या, तो ये क्वेश्चन आप जरूर, ये डेफिसिट वाला बजट वाला जरूर करके जाओगे। यहाँ से तो फिर भी नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये बजट वाला आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ कर जाओगे। टैक्स वाला भी कभी कभी पूछ लेता, ये भी एबिलिटी टू पे अप्रोच का सिंपल मतलब होता है कि जिसकी जितनी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना पे करे। बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी, ये भी कम ही पूछता आपसे। हाँ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज से हो सकता है कि एक आध बार क्वेश्चन पूछा जाए। अब आती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बहुत ज्यादा मतलब आसान भी है अगर आप समझोगे तो सही तरीके से। अगर नहीं समझते, आपको आईटी अगर समझ में नहीं आती तो फिर ये मुश्किल भी हो जाती है। इसके अंदर क्या आएगा, थ्योरीज से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेगा। थ्योरीज में क्या है, एडम स्मिथ की है, ठीक है, और रिकार्डो की है, हैबरलर की थ्योरी है, हैबरलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और इन एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट है, जो रिकार्डो उनकी रिलेटिव है, और जो एक तरीके से हैबरलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हैबरलर के बाद आती है हेक्सर-ओलिन थ्योरम, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ, लियोन्टी पैराडॉक्स से पूछ सकता है। तो लियोन्टी पैराडॉक्स जो है ना एचओ थ्योरम का, जो ये बात कहती है ना, ये कहता है कि हमें उसी चीज का एक्सपोर्ट करना चाहिए जो आप हमारे पास जो फैक्टर अवेलेबल है ज्यादा मात्रा में, जो अबेंडेंट है, और उस प्रोडक्ट का हमें इंपोर्ट कर लेना चाहिए जो फैक्टर हमारे पास स्कार्स है। अब ये इसका उल्टा देखता है, और ये यूएसए में 1953 में स्टडी करता है लियोन्टेवर, वहाँ पाता कि वहाँ इसका अपोजिट पाता कि यूएसए कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, उसके पास कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, कैपिटल अबेंडेंट इंटेंसिव नहीं, कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, उसके पास कैपिटल ज़्यादा है, और फिर भी वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को ही एक्सपोर्ट करती है। ऐसा क्यों? फिर बाद में रिसर्च किया गया तो पाया गया कि ऐसा इसलिए है कि लियोन्टिफ
ने जो यूएसए के अंदर जो सर्च किया तो वहाँ पर उस टाइम पे इसलिए ऐसा पाया गया कि यूएस जिन कंट्री को ये प्रोडक्ट भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वो ज़्यादा पुअर कंट्री है, तो उनके लिए तो लेबर इंटेंसिव ही ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव। टर्म्स ऑफ ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, इसके 4-5 फॉर्मूले है, करके जाना। बैलेंस ऑफ पेमेंट से तो श्योरिटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये कैसे क्वेश्चन आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपसे पूछ लेगा कि एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो आप बताइए करंट अकाउंट जो होता है ना रेकरिंग नेचर का होता है, इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि ट्रांसफर इनकम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो ये इस तरीके की चीज आएंगी। कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, जो हैवी चीजें हो कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। उसके बाद आता है डीवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। डीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है दूसरे कंट्री की करेंसी की वैल्यू में डाउन हो जाना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि $1 की कीमत है 70 रुपए और डाउन होने का मतलब $1 की कीमत हो जाए 90 रुपीज। तो आप देखिए, अब आप सोचोगे कि बढ़ गई, बढ़ नहीं गई। आपको पहले 70 रुपीज देने पड़ते थे $1 के लिए, अब आपको $1 के लिए क्या 90 रुपीज देने पड़ते हैं। तो ये अच्छी बात थोड़ा। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको तो घाटा हो रहा है, तो इन डॉलर के कंपेयर में आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। अब ये इसका फायदा क्या होता है? अगर डी वैल्यू, देखो दो चीजें होती है, एक होता है डेप्रीशिएशन, एक होता है डी वैल्यू। डी वैल्यू जो होता है, डी वैल्यू और री वैल्यू होता है, डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन होता है, डी वैल्यू और री वैल्यू होता है। ये डेप्रीशिएशन एप्रीशिएशन तो ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई के कारण से होता है, और जो डी वैल्यू री वैल्यू है ये होता है आपका गवर्नमेंट करती है इसको, ठीक है ना। री वैल्यू डी वैल्यू गवर्नमेंट करते हैं, और इसका डी वैल्यू करने का सबसे जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है उसका होता है कि आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं और इंपोर्ट डिक्रीज। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है। अब यहाँ पर ये ही एग्जाम्पल देखिए कि $1 की कीमत है आपकी 70 रुपीज, अब $1 की कीमत हो जाती है 90 रुपीज। अब आप देखो, पहले आप अगर यूएस से इंपोर्ट करते थे, यूएस से कोई भी चीज इंपोर्ट करते थे, अगर मान लेते कि वो $1 में आपको एक शर्ट मिल जाती थी, ठीक है ना, $1 में आपको एक शर्ट मिल, अब आपको उसी शर्ट को प्राप्त करने के लिए कितने 90 रुपीज देने पड़ेंगे, तो आपको 20 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। जब आपको कोई भी चीज महंगी मिलती है तो आप हमेशा क्या करते हो? उस चीज को कम परचेज करते हो, ठीक है। दूसरा देखिए, अब सस्ता एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? आपका एक्सपोर्ट जो है वो कैसे इंक्रीज होगा? वो ऐसे इंक्रीज होगा। अब देखिए, अब बात आती है उनकी कि वो हमारी कंट्री में क्या करते हैं, चीजों को खरीदते हैं। यूएस के जो पर्सन है वो अगर इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये यूएस है और ये इंडिया। अब हम इंडिया और यूएस की बात करें, अगर ये कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से खरीदते हैं तो पहले इनको देखिए, अगर हम अब वही बात ले लेते हैं कि कोई भी चीज है कि अगर वो इंडिया में जब परचेज करते थे, कोई भी $1 की ही आती थी, सिंपल ले रही हूँ मैं, ज्यादा टिपिकल नहीं, कि एक ही मान लेते कि कोई भी वो चीज लेकर जाते थे, एक जैकेट लेकर जाते तो वो $1 में आ जाती थी। अब उनको क्या करना पड़ेगा कि $1 में उनकी एक जैकेट भी आ जाएगी। $1 तो वही है, पहले 70 रुपये में 70 रुपये के बराबर था, और 70 की एक जैकेट आती थी, $1 की नहीं, 70 रुपये की एक जैकेट आती थी। अब देखिए, अब डॉलर के बदले उनको 90 रुपीज मिल रहे हैं। अब 90 रुपीज में क्या करेंगे, एक जैकेट भी ले जाएंगे और 20 रुपीज बचा भी लेंगे। तो अब उनको बचता हुआ जो पैसे नजर आएंगे उससे क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा और जैकेट की डिमांड करेंगे। तो ये चीज रहेगी यहाँ पर। उसके बाद देखिए अब्जॉर्प्शन अप्रोच। अब्जॉर्प्शन अप्रोच और मार्सन लर्नर कंडीशन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्सन लर्नर कंडीशन क्या होती है? यहाँ पर देखिए, ये कहते हैं कि जो अब्जॉर्प्शन अप्रोच है ये तो कंजम्पशन से रिलेटेड है, और मार्सन लर्नर अप्रोच है ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। कि ये कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी यदि ग्रेटर देन 1 है तो फायदा होगा, अदरवाइज ये लेस देन 1 है तो आपको डी वैल्यू करवाने का करेंसी को कोई भी फायदा नहीं है। तभी फायदा जब ये ग्रेटर देन का मतलब होता है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आए, यदि डिक्रीज हो या फिर इंक्रीज हो, तो डिमांड में ह्यूज चेंज आ जाए, बहुत बड़ा चेंज आ जाए, तो ये चीज यहाँ पर ये रहेगी। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या है? ये मार्शल लर्नर कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब्जॉर्प्शन के अंदर कंजम्पशन की बात, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रेटर देन, यहाँ पर ये लेस देन का साइन मिलेगा आपको, लेकिन वो कंजम्पशन से रिलेटेड होगा, तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो गए। जे कराओ क्या होता, जे कराओ क्या होता, इस तरीके से होता। तो ये पहले नेगेटिव होता, उसके बाद ये इंप्रूव करता। इसमें क्या होता है कि जब हम करेंसी को डी वैल्यू करवाते हैं ना, करेंसी को डी वैल्यू करवाते समय क्या होता कि हमें बहुत सारे कंट्रीज के साथ ऑलरेडी क्या होता है कि एग्रीमेंट किए होते हैं कि वो हमें जो पेमेंट करेंगे वो अपनी करेंसी में करेंगे, तो उससे हमें उस टाइम पर फायदा नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा होता। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एक तो इनके जो नए मतलब एक तरीके से जो महानिर्देशक हैं वो कौन है, ये याद करके जाओगे। कितने इसके अंदर मेंबर है, जैसे कि 164 है। लास्ट 164 मेंबर कौन बना, जैसे कि अफगानिस्तान बना,
इसके बाद आप करोगे कि WTO से पहले क्या था, गेट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, तो ये था। तो इसके बारे में पढ़ोगे कि 1947 में आया, क्यों जरूरत पड़ी हमें WTO की। तो ये सारी चीजें आप WTO का पूरा इतिहास पढ़ के जाओगे। कब इसको स्टेब्लिश किया गया, 1 जनवरी 1995 को स्टेब्लिश किया गया। कौन से राउंड के अंदर, उरुग्वे राउंड के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक भी जरूर करोगे, IMF, सार्क और एक बिम्स्टेक, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो थोड़ा थोड़ा अगर इनको हल्के से भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपका जो है पेपर आराम से हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी का आप देखिए, पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, गरीबी की डेफिनेशन क्या, एब्सोल्यूट रिलेटिव डेफिनेशन क्या, कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा गरीब है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, तो ये सारी चीजें आप करके जाओगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा गरीब वाला भी, यानी कि पॉवर्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, और सबसे ज्यादा इनकम जो हाई इनकम है कौन से स्टेट में, ये करके जाओगे। इसके लिए 2 कमेटी, तेंदुलकर कमेटी है और एक रंगराजन कमेटी, इनके बारे में भी किसने कितना खर्च करने की बात की, कौन सी किस टाइम पर आई, तो ये करोगे। और पॉवर्टी के बारे में एक करोगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। और इसको UNDP ही जारी करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और साथ में आप करोगे यहाँ पर और क्या कुछ याद आएगा तो मैं बता दूंगी। अनएम्प्लॉयमेंट में वही कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितना भी होगा, कितनी बेरोजगारी है, इसकी जो डेफिनेशन है, क्या क्या है, वो सारी चीजें आप करोगे। 5 ईयर प्लान में देखिए, भले ही ये ओल्ड हो चुका नीति आयोग के, हाँ इसके साथ ही नीति आयोग करोगे, ठीक है। नीति आयोग करके जाओगे सभी बच्चे। और नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में भी कुछ बातें कही हैं, तो ये वाली भी आप करके जाओगे। उसके बाद देखिए पंचवर्षीय जो योजना है ना, 5 ईयर प्लान, तो ये देखिए फर्स्ट 1951 में स्टार्ट होती है। इसके बाद इसमें कितना खर्च किया गया, कितनी ग्रोथ रेट रही, कौन से, देखिए 1951 से लेकर अगर 2017 तक आओगे ना, तो एक तो आपको देखना कि कितने साल ऐसे रहे जिसमें हम पंचवर्षीय योजना नहीं चला पाए, ठीक है ना। जैसे और 5th 5 ईयर प्लान में जैसे पॉवर्टी का नारा दिया गया, तो कौन से, जैसे इस तरीके के जो नारे, कौन सी ऐसी प्लान था जिसमें हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया, जैसे कि सेकेंड प्लान। और हॉलीडे प्लान हम किसको कहते हैं, जैसे कि 1966 और 1969 से के बीच को। अब इसी के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है, हरित क्रांति भी आ जाती है, उसके बारे में भी आप पढ़ोगे, हरित क्रांति क्या थी क्या नहीं थी। जितनी भी क्रांति आई ना, तो उनके मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं आपसे, तो वो भी आप करके जाओगे। तो 5 ईयर प्लान के बाद नीति आयोग भी। और देखिए 5 ईयर प्लान तो कब आया था, 1951 में, ठीक है ना। तो इससे पहले फाइनेंस जो क्या था वो क्या, कौन इनको एक तरीके से वो करता था 5 ईयर प्लान को, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950 में। फिर उसके बाद 1952 में क्या है, NDCI, जो इनको एक तरीके से, ये तो इनको लागू कौन करती थी, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो सिर्फ ये तो एक बताता था कि भाई इसके अंदर ये करना, ये फाइनलाइज नहीं करता था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अब एग्रीकल्चर में आप क्या क्या पढ़ोगे, एक तो ये पढ़ोगे कि जो हमारी GDP है ना, GDP में कितना कंट्रीब्यूशन देता है एग्रीकल्चर, कौन से नंबर पर है, ठीक है। जैसे कि 18% के अराउंड है शायद। अब इसमें देखिए तीनों सेक्टर पढ़ोगे, एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक आपका इंडस्ट्री सेक्टर, एक सर्विस सेक्टर है। पहले आपका इसका GDP में कंट्रीब्यूशन पढ़ोगे, तो GDP में कंट्रीब्यूशन में सबसे नंबर 1 है सर्विस सेक्टर, फिर है इंडस्ट्री, फिर है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आप रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले ये है, सबसे 2 नंबर पर है ये, सबसे 3। अब इसी को हम जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब होता है, एक ऐसी ग्रोथ जिसके अंदर, जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ होती है कि ग्रोथ ऐसी जगह से आ रही है जहां पर रोजगार की संभावना कम है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग में जो ये मैंने आपको मैक्रो में करवाए हुए हैं, मनी की सप्लाई से रिलेटेड, मनी सप्लाई में जैसे M1, M2, M3, तो ये सारी चीजें आप करोगे। उसके बाद L1, L2, L3 भी कर जाओगे। और बैंकिंग के अंदर क्या, बैंकिंग में सारे आ जाएंगे। कमर्शियल बैंक में क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बैंकिंग में RBI यानी कि कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ोगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में पढ़ोगे। इसके अंदर जितने भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो भी इनके मेजरमेंट है, ठीक है, जो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो भी मेजरमेंट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये अलग अलग पूछते हैं कि कौन सा क्वांटिटेटिव कौन सा क्वालिटेटिव, ये पढ़ोगे। कैपिटल मार्केट क्या है और मनी मार्केट क्या है, ठीक है, तो ये भी आप करके जाओगे। उसके बाद हम चलते हैं, हाँ बस इतना ही है। तो ये जो आपके मेजर टॉपिक हैं वो इतने ही हैं। अगर आप इतना अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपके कोई भी नहीं रोक सकता कि आपके 50 के अराउंड आपके जो है क्वेश्चन आराम से
करेक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। समझ में आया या नहीं आया?